रोहिणी सिंधूरी दसारी कर्नाटका कैडर की 2009 बैच की आईएएस अफसर। सूबे में इनका नाम लेडी सिंघम, फायर ब्रांड अफसर और शासन से सीधी टक्कर लेने वाले नौकरशाह के तौर पर लिया जाता है। मानिए ऐसी अफसर जो नेता और मंत्री से सच्चाई के लिए सीधा लड़ जाए। लेकिन अब रोहिणी का नाम एक एफआईआर में भी दर्ज हो सकता है। मामला कुछ बैग्स की खरीद में कथित गड़बड़ियों से जुड़ा है। आरोप है कि उन्होंने 52 रुपए प्रति पीस के हिसाब से वो बैग खरीदवाए जिनकी कीमत मार्केट में केवल और केवल 13 रुपए की थी। सुनने में ये अंतर केवल 39 रुपयों का है, लेकिन बैग 1, 2 या 10 तो खरीदे नहीं गए। ये एक बल्क परचेजिंग थी जिससे राज्य सरकार को करीब करीब 7 करोड़ 50 लाख रुपए के नुकसान का अनुमान लगा। 2022 में हुई इस खरीदारी को लेकर पहले राज्य के एंटी करप्शन ब्यूरो में शिकायत दर्ज कराई गई। मामला कोर्ट तक भी पहुंचा और अब कोर्ट ने इसे प्राइमा फेसी माने प्रथम दृष्टया पद के दुरुपयोग और सरकारी नुकसान का मामला समझकर राज्य सरकार को आईएएस के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की अनुमति दी है और निर्देश भी दिया है। मामला एलिगेशन और एक्शन का है, लेकिन ये एलिगेशन और एक्शन रोहिणी के लिए पहला मामला नहीं है। बीते एक दशक में ऐसे कई मामले हैं जो रोहिणी की दोहरी छवि को पेश करते हैं। एक तरफ इन्हें किसानों के हित में काम करने के लिए सीएम से सम्मान मिला, तो कभी इन्हें जिले में 80,000 से ज्यादा टॉयलेट्स बनवाने के लिए प्रशासनिक कौशल का उदाहरण माना गया। कभी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के नाम पर मंत्री का दफ्तर सील करने वाली फायर ब्रांड अफसर के तौर पर इन्हें पहचान मिली। सम्मान के साथ रोहिणी का नाम कई विवादों के साथ नत्थी भी रहा। कभी इनका नाम कर्नाटका कैडर के आईएएस अफसर की आत्महत्या के मामले में लिया गया, तो कभी अपने ही बैच की उस आईपीएस के साथ चली लंबी लड़ाई में जिन्होंने एक वक्त में सिटिंग सीएम उमा भारती को ही गिरफ्तार कर लिया था। लड़ाई भी कोई छोटी मोटी नहीं, सोशल मीडिया के कॉमेंट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक। लड़ाई जो शुरू एक कमेंट से हुई, लेकिन एक दूसरे के प्राइवेट फोटोज शेयर करने से लेकर इतनी इंटेंस हो गई कि दोनों ने ही एक दूसरे पर मानहानि का मुकदमा ठोका। हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक के चक्कर भी काटे। अपने ही बैच के नौकरशाहों से भिड़ंत के अलावा रोहिणी का नाम करप्शन के कई मामलों में भी आया। उन पर कभी डीसी आवास में लाखों का स्विमिंग पूल बनवाने के आरोप लगे, तो कभी कोविड-19 से हुई मौतों के आंकड़ों में गड़बड़ी करने के। एक विधायक तो इनके बारे में ये तक कह चुके हैं कि हमें जिले के लिए मॉडल ऑफिसर्स चाहिए, मॉडल नहीं। जाहिर सी बात है, नेताजी का ये कटाक्ष रोहिणी के लुक और उनके काम को लेकर ही दिया गया था। पर ये सब हुआ क्यों? क्या है आईएएस रोहिणी सिंधूरी दसारी की पूरी कहानी, इन पर लगे आरोपों की पूरी टाइमलाइन और अभी चर्चा में आए 7.5 करोड़ के बैग घोटाले का पूरा किस्सा, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। साथ ही चर्चा उस किस्से की भी होगी जिसमें सिंगर लकी अली ने अपनी जमीन कब्जाने के आरोप में ना केवल रोहिणी के पति और देवर पर दबंगई का आरोप लगाया, बल्कि आरोपों के कुछ छींटे रोहिणी के दामन तक भी उछाले थे। नमस्ते, मेरा नाम शुभम है और आप देख रहे हैं खबर गांव का नौकरशाही से जुड़ा शो लाल बत्ती। आईएएस रोहिणी सिंधूरी के अतीत का पन्ना खोलेंगे, आरोपों की हर गली में चलेंगे, लेकिन वर्तमान के रास्ते से होते हुए। ताजा खबर यह है कि 1 अप्रैल 2026 को खबर आई कि हाई कोर्ट ऑफ कर्नाटका ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की धारा 17A के तहत आईएएस अधिकारी रोहिणी सिंधूरी के खिलाफ प्रोसिक्यूशन की अनुमति दें। माने आईएएस के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू करने की परमिशन दें। प्रोसिक्यूशन की परमिशन बेहद जरूरी है, क्योंकि इसके बिना किसी भी आईएएस अफसर पर कार्रवाई हो ही नहीं सकती। नियम कहता है कि जब भी किसी अफसर पर, खासकर आईएएस अफसर पर भ्रष्टाचार या गलत फैसले लेने के आरोप लगे, तो आम इंसान के जैसे उन पर सीधे एफआईआर दर्ज नहीं किया जा सकता। इसके पहले राज्य सरकार से प्रोसिक्यूशन सैंक्शन लेना पड़ता है। अमूमन शुरुआती जांच करने वाली एजेंसी पहले कोर्ट से इस मामले में दखल देने की दरखास्त करती है और कोर्ट सरकार को प्रोसिक्यूशन की परमिशन देने का निर्देश दे देती है। रोहिणी के केस में भी यही हुआ। खैर,
परमिशन तो मिली, अब कार्रवाई भी होगी, लेकिन मामला असल में था क्या? टाइम्स ऑफ इंडिया में पब्लिश हुई पी वसंत कुमार की रिपोर्ट बताती है कि इस विवाद की शुरुआत साल 2021 से हुई। मैसूर के रहने वाले एनआर रविचंद्रे गौड़ा, जो कि पेशे से वकील और सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उन्होंने सबसे पहले एंटी करप्शन ब्यूरो में एक शिकायत दर्ज कराई। शिकायत कि 2021 में मैसूर जिले के अलग अलग स्थानीय निकायों ने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्रोडक्ट के तहत इको फ्रेंडली बैग खरीदे। किससे खरीदे? कर्नाटका हैंडलूम डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन यानी KHDC से। आरोप के मुताबिक हर एक बैग 52 रुपए की दर से खरीदी गई, लेकिन जब इन्हीं बैग्स की बाजार में कीमत पूछी गई तो पता चला कि ये तो सिर्फ 13 रुपए में मिल रहे हैं। एनआर रविचंद्रे गौड़ा ने इस खामी को पकड़ लिया और ACB को इसकी शिकायत दी। साथ ये भी बताया कि इस खरीद में राज्य सरकार को करीब 7.5 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। नुकसान वाला ये जो आंकड़ा है अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स में अलग अलग है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में यह आंकड़ा 7.5 करोड़ का है, तो वहीं डेक्कन हेराल्ड की रिपोर्ट के मुताबिक यह आंकड़ा 5,58,00,000 का है। खैर, नुकसान के आंकड़े अलग अलग हैं, लेकिन जिस व्यक्ति पर आरोप लगा वो एक ही। कौन? IAS रोहिणी सिंधूरी। पर क्यों? इसलिए क्योंकि जब ये डील हुई तब रोहिणी ही मैसूर की डिप्टी कमिश्नर थी। शिकायत भी हो गई और प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के धारा 17A के तहत एक्शन की तैयारी भी, लेकिन राज्य सरकार ने इस मामले में अनुमति देने से इनकार कर दिया, माने प्रोसिक्यूशन सैंक्शन नहीं किया गया। इसके बाद गौड़ा ने हाईकोर्ट में इस फैसले को चुनौती दे दी। सुनवाइयों का दौर चला और 3 साल बाद फरवरी 2025 को अदालत ने सरकार को निर्देश दिया कि वो मामले पर दोबारा से विचार करें। विचार भी हुआ, लेकिन विचार करने के बाद भी मई 2025 में सरकार ने एक बार फिर से प्रोसिक्यूशन सैंक्शन नहीं किया। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक इस बार परमिशन न देने के पीछे सरकार ने तर्क ये दिया कि इस मामले में रोहिणी सिंधूरी को विभागीय जांच में क्लीन चिट मिल चुकी है, पर गौड़ा इस तर्क को नहीं माने। उन्होंने दोबारा से हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। मामले पर हाईकोर्ट ऑफ कर्नाटका के जस्टिस M नागप्रसन्ना ने सुनवाई की और कहा कि यह मामला केवल प्रशासनिक गलती का नहीं, बल्कि सार्वजनिक धन के नुकसान और भ्रष्टाचार के आरोपों का है। उन्होंने ये भी कहा कि विभागीय जांच में किसी अधिकारी को अगर क्लीन चिट मिल जाए तो उसके खिलाफ आपराधिक जांच बंद नहीं की जा सकती। कोर्ट को प्राइमा फेसी ये मामला पद के दुरुपयोग और सरकारी नुकसान से जुड़ा लग रहा है, जिसके लिए उन्होंने सरकार को निर्देश दिया कि वो रोहिणी सिंधूरी के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने के लिए प्रोसिक्यूशन सैंक्शन करें। अब इस मामले में ACB FIR दर्ज करेगी, जांच करेगी और उसके बाद मामले में अपनी चार्जशीट फाइल करेगी। एक लंबा समय लगने वाला है किसी भी ठोस निष्कर्ष तक पहुंचने में। कुल मिलाकर बात यह है कि हाई कोर्ट ऑफ कर्नाटका के एक आदेश से IAS रोहिणी के लिए मुसीबतें खड़ी हो गई हैं, लेकिन करीब 1 साल पहले इसी कोर्ट ने रोहिणी को एक मामले में राहत भी दी थी। मामला था डिफेमेशन माने मानहानि का। किसके खिलाफ? अपने ही काडर के नौकरशाह IPS रूपा मौदगिल के खिलाफ। कोर्ट का आदेश क्या था, उन्होंने कैसे रोहिणी को राहत दी, इसे समझने के लिए आपको मामले की शुरुआत में चलना होगा। अगर आप गूगल पर कभी नौकरशाहों की सबसे तगड़ी भिड़ंत के बारे में सर्च करेंगे तो संभव है कि सबसे पहला नाम और सबसे पहला केस आपको IAS रोहिणी सिंधूरी वर्सेस IPS रूपा मौदगिल का ही मिलेगा। इस मामले की भी शुरुआत साल 2021 से हुई थी। नवंबर 2024 में द प्रिंट में छपी शरण पुवन्ना की रिपोर्ट बताती है कि साल 2021 में रोहिणी की कर्नाटका की लोकल पार्टी JDS के विधायक SR महेश से कुछ अनबन हो गई थी। वैसे रोहिणी की तो कई विधायकों से बहस हुई, कईयों ने इनकी आलोचना भी की, लेकिन SR महेश को लेकर बात इतनी बढ़ गई कि उन्होंने रोहिणी के बारे में बोलते हुए यहां तक कह दिया था कि मैसूर जिले को मॉडल ऑफिसर्स चाहिए, मॉडल्स नहीं। ये बात जुलाई 2021 की है। द प्रिंट की रिपोर्ट के मुताबिक इसी साल इस बयानबाजी के अल्ले पल्ले एक तस्वीर सोशल मीडिया पर तैरने लगी। तस्वीर में क्या था? तस्वीर में रोहिणी इसी विधायक SR महेश और एक तीसरे शख्स के साथ दिखी। तीसरा शख्स भी एक सीनियर IAS अफसर बताया गया। तस्वीर पर दावा किया गया था कि यह तीसरा शख्स रोहिणी और महेश के बीच समझौता कराने की कोशिश कर रहा था। यह तस्वीर जब सोशल मीडिया पर आई तो कर्नाटका की एक IPS रूपा मौदगिल ने कुछ कमेंट किया। रूपा वही IPS हैं जिन्होंने मध्य प्रदेश की सिटिंग CM उमा भारती को अपनी नौकरी के शुरुआती सालों में ही गिरफ्तार किया था।
कड़क छवि की अफसर मानी जाती हैं। रूपा के एक कमेंट ने ऐसा विवाद खड़ा किया कि दोनों की आपसी टकरार शुरू हो गई। दोनों ने एक दूसरे पर कई आरोप लगाए। रूपा ने 19 आरोपों की एक फहरिस्त तैयार की और रोहिणी के खिलाफ पेश कर दी, जिसमें 2 आरोपों में तो रोहिणी का नाम उनके ही एक आईएएस और एक आईपीएस के आत्महत्या से भी जोड़ा गया। दरअसल मार्च 2015 में 2009 बैच के कर्नाटका काडर के आईएएस अफसर डीके रवि की लाश उनके कमरे में पंखे से लटकती मिली। मामले की जांच सीबीआई तक भी पहुंची और सीबीआई ने इसे पर्सनल रीजन के हवाले जान देने का एक क्लियर केस करार दिया। सीबीआई की रिपोर्ट में किसी भी आउटसाइडर्स फोर्स यानी कि किसी भी बाहरी शक्ति का कोई भी प्रभाव नहीं है, ये कहा गया। इसी केस को लेकर 2023 में आईपीएस रूपा ने आईएएस रोहिणी पर आरोप लगाए थे। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक रूपा ने दावा किया था कि आत्महत्या से पहले रोहिणी और रवि के बीच कुछ प्राइवेट चैट्स हुई थी। रूपा ने रोहिणी पर यह भी आरोप लगाया था कि रोहिणी का तमिलनाडु काडर के एक अन्य आईपीएस अधिकारी की आत्महत्या में भी भूमिका रही है। खैर, रोहिणी ने ऐसे सारे ही आरोपों को बेबुनियादी बताया था और दावा किया था कि रूपा उनके खिलाफ झूठा कैंपेन चला रही हैं और पर्सनल अटैक्स कर उन्हें बदनाम करने की कोशिश कर रही हैं। रोहिणी ने इन आरोपों के खिलाफ कोर्ट और कानून के तहत जवाब देने की बात भी कही। उन दिनों दोनों अफसरों की लड़ाई सरकार के संज्ञान में भी आई। मामला खूब बड़ा था। कर्नाटका सरकार ने दोनों को एक दूसरे पर डिफेमेटरी स्टेटमेंट्स न देने की चेतावनी दी, लेकिन दो नौकरशाहों की लड़ाई एक चेतावनी भर से कहां शांत होने वाली थी। आईपीएस रूपा ने आईएएस रोहिणी पर दूसरा आरोप लगाया, कोविड से मरने वाले लोगों के आंकड़ों की हेराफेरी का। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट बताती है कि फरवरी 2023 में आईपीएस रूपा ने एक अखबार की खबरें यानी कटिंग्स जो है उसे शेयर की अपने फेसबुक पर, जिसमें मैसूर कोडागू के सांसद प्रताप सिम्हा ने मैसूर डीसी रोहिणी पर कोरोना से मरने वालों के आंकड़े में हेराफेरी करने का आरोप लगाया था। रूपा ने रोहिणी पर सरकारी संपत्ति चोरी करने के भी आरोप लगाए। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक रूपा ने फेसबुक पर एक और न्यूज़पेपर कटिंग अपलोड की थी, जिसमें एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट गेस्ट हाउस ललिता महल रोड से एक आईएएस अधिकारी के शॉर्ट स्टे के बाद सामान गायब होने की खबर थी। मतलब कहने का मतलब ये कि अखबार की खबर ये थी कि एक आईएएस अफसर हमारे यहाँ आए, रहें और गए, और जब वो गए तो हमारे गेस्ट हाउस से कुछ सामान चोरी हो गए। इस खबर के साथ रूपा ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा था कि ये रिपोर्ट किया गया कि रोहिणी सिंधूरी ने मैसूर एटीआई से सरकारी सामान ले लिया। वो डीसी हाउस में भी नहीं है, तो वो सामान गए कहाँ? क्या इस पर कोई कार्रवाई हुई? चाहे सरकारी सामान 50 रुपए का हो या 50 करोड़ का, गलत तो गलत ही है। रूपा अपने फेसबुक पेज पर ऐसे न्यूज़ कटिंग शेयर करती रहती हैं, लेकिन जब हमने इन पोस्ट की तलाश की तो हमें ये नहीं मिले। संभवतः कोर्ट या सरकार के निर्देश के बाद इन्हें हटा लिया गया हो, लेकिन हमें कुछ ऐसे पोस्ट ज़रूर मिले जहां रूपा ने किसी से हुई बातचीत का स्क्रीनशॉट पोस्ट किया है। इस चैट में सामने वाला बंदा ये बताने की कोशिश कर रहा है कि आईएएस रोहिणी के पति पीआर एजेंसी के जरिए रूपा की निगेटिविटी और रोहिणी की पॉजिटिव इमेज मीडिया और सोशल मीडिया में फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। बहरहाल दोनों की आपसी लड़ाई 3 सालों से भी ज्यादा वक्त की है। हम हर एक डिटेल बता नहीं पाएंगे। हाँ, इतना जरूर कहेंगे कि रूपा के आरोपों के बदले में रोहिणी ने भी एक्शन लिया, कानून का सहारा लिया और बात मानहानि के मुकदमे तक भी पहुंच गई। दोनों तरफ से मुकदमे हुए और सिर्फ हुए नहीं, कर्नाटका हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंचे। विवाद के चलते दोनों के तबादले भी हुए। सालों की बहस और कोर्ट की कार्यवाही के बाद भी ये विवाद और आरोप किसी भी ठोस निष्कर्ष तक नहीं पहुंचे। केवल दोनों ही अफसरों के नाम के साथ नत्थी हो गए। आईएएस आईपीएस की आत्महत्या में शामिल होने से लेकर कोविड के दौरान अपनी जिम्मेदारियों को न निभाने तक की ये सारे आरोप आईपीएस रूपा की तरफ से लगाए गए, लेकिन रोहिणी के नाम नत्थी आरोपों की फहरिस्त में इससे भी परे बहुत कुछ है। मसलन एक मामला जून 2021 का है। रोहिणी और रूपा के आपसी विवाद से पहले का यह किस्सा है। आपको जेडीएस के विधायक एसआर महेश का नाम याद ही होगा, वही जिन्होंने रोहिणी की आलोचना करते हुए मॉडल्स नहीं मॉडल ऑफिसर वाली बात कही थी। उन्हीं एसआर महेश और मैसूरू सिटी कॉरपोरेशन के पूर्व कॉरपोरेटर केवी मलेश ने सरकार को एक शिकायत दी थी। शिकायत में दावा किया गया था कि आईएएस रोहिणी सिंधूरी ने मैसूर डीसी के पद पर रहते हुए डीसी ऑफिस में एक स्विमिंग पूल और एक जिम बनवाया,
जिसके लिए न तो कोई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास किया गया और ना ही काम करने वालों के साथ कोई ऑफिशियल एग्रीमेंट। इस शिकायत पर सरकार ने एक्शन भी लिया। डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने डीसी आवास में बनाए गए इंडोर स्विमिंग पूल को जांच के दायरे में डाला, जांच कराई। द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक मैसूर रीजनल कमिश्नर जीसी प्रकाश ने इस जांच की रिपोर्ट पेश की और इसमें लिखा कि इस पुल के बनवाने के लिए पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट से 32,55,131 रुपए के वर्क एस्टीमेट के लिए कोई मंजूरी नहीं ली गई। डीसी आवास हेरिटेज प्रॉपर्टी का एक हिस्सा था, तो हेरिटेज कंजर्वेशन कमेटी ने भी इसमें आवाज उठाई और बताया कि हमसे भी कोई परमिशन नहीं लिया गया। दावा किया गया कि ये प्रोजेक्ट सार्वजनिक हित में नहीं था। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट बताती है कि मैसूर से तबादला होने के बाद रोहिणी ने इस बारे में सफाई भी दी। कहा कि ये पुल सरकारी परियोजना का एक पायलट प्रोजेक्ट था। अपने जवाब में रोहिणी ने यह भी कहा कि सरकारी संस्था के पास परियोजना को लागू करने के लिए अलग से जमीन ही नहीं थी, इसलिए बंगले के अंदर एक छोटे से हिस्से का इस्तेमाल कर लिया गया। रही बात बिना परमिशन के इसे बनवाने की, तो रोहिणी के मुताबिक करीब 28 लाख की लागत से बनाए गए इस पुल के लिए निमृति केंद्र, जो कि सरकारी एजेंसी है, उसकी जनरल बॉडी मीटिंग में मंजूरी ले ली गई थी। हालांकि ध्यान देने वाली बात यह है कि इस बॉडी के अध्यक्ष खुद जिले के डीसी ही होते हैं। माने परमिशन मांगने वाले और देने वाले दोनों ही एक ही साहब। आरोप एक और है जो सीधे तौर पर रोहिणी से तो नहीं जुड़ा, लेकिन विवाद में उनका नाम जरूर आया। किस्सा है जून 2024 का। सिंगर लकी अली को आप जानते ही होंगे। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट की, कुछ लिखा भी और एक तस्वीर भी शेयर की। लिखा कि सरकारी मशीनरी का अवैध इस्तेमाल करते हुए और बड़े पैमाने पर पैसे के लेन देन के जरिए एक आईएएस अधिकारी, उसके पति और उसके राजनीतिक रिश्तेदार ने जमीन पर कब्जा कर लिया है। इस आरोप के साथ लकी अली ने एक तस्वीर भी शेयर की, जो कि कर्नाटका लोकायुक्त को दी गई कंप्लेंट की रिसीविंग थी। इस रिसीविंग से पता चला कि लकी जिस आईएएस की बात कर रहे हैं वो रोहिणी ही हैं। इस कंप्लेंट में रोहिणी के साथ कुल 6 लोगों पर आरोप लगाए गए थे। ट्वीट यानी एक्स का ये पोस्ट तो 2024 में आया, लेकिन इस विवाद की शुरुआत दिसंबर 2022 में हुई थी। द प्रिंट की रिपोर्ट के मुताबिक लकी अली ने आरोप लगाया था कि रोहिणी के परिवार के सदस्य बेंगलुरु के येलहंका इलाके में उनकी फैमिली ट्रस्ट की जमीन पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। इस मामले को लेकर लकी अली कोर्ट तक भी पहुंचे और फिर मामला कर्नाटका लोकायुक्त तक भी गया। हालांकि इन आरोपों को रोहिणी ने सिरे से खारिज भी कर दिया। 22 जून 2024 को द प्रिंट में पब्लिश हुई शरण पुवन्ना की रिपोर्ट में रोहिणी का बयान मिलता है। इन आरोपों पर रोहिणी कहती हैं कि इस मामले में मेरी कोई भूमिका नहीं है, बेवजह ही मेरा नाम घसीटा जा रहा है। रोहिणी ने उल्टा लकी अली पर ही आरोप लगा दिए। कहा कि पिछले साल उन्होंने डीजीपी को टैग किया था और अब लोकायुक्त को दी गई शिकायत का स्क्रीनशॉट अपने ट्विटर हैंडल पर पोस्ट किया। ये सब केवल दिखाता है कि वो मीडिया में विवाद पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि उनके पास कोई सबूत है ही नहीं। खैर, अभी लकी अली का विवाद पूरी तरह से सिमटा ही नहीं था कि एडवोकेट और सोशल एक्टिविस्ट NR रविंद्र चंद्र गौड़ा ने 13 रुपए के झोले को 52 रुपए में खरीदने वाला मामला कोर्ट तक पहुंचा दिया। विवादों की बात हो गई तो बता दें कि रोहिणी सिंधूरी दसारी के नाम कई कीर्तिमान और अवार्ड्स भी हैं। 1984 में अब के तेलंगाना में जन्मी रोहिणी ने पहले केमिकल इंजीनियरिंग में बीटेक किया और फिर यूपीएससी सीएससी 2008 में 43वीं रैंक लाकर आईएएस की पोस्ट हासिल की। रोहिणी का इनिशियल एडमिनिस्ट्रेटिव करियर काफ़ी शार्प रहा। 2014-15 के दौरान रोहिणी मंड्या जिला पंचायत की सीईओ थी। इसी दौरान पीएम मोदी ने स्वच्छ भारत अभियान का ऐलान किया। हर राज्य में, हर जिले में इसे लेकर खूब काम हुए। मंड्या में भी हुआ। रोहिणी ने यहाँ 80,000 से ज़्यादा शौचालय बनवाए और घर घर जाकर लोगों को अपने घर के अंदर शौचालय बनवाने के लिए मोटिवेट किया। इसके 2 साल बाद 2017 में रोहिणी फूड एंड सिविल सप्लाईज डिपार्टमेंट में पोस्टेड हुई। यहाँ भी उन्होंने अपने काम से सीएम सिद्धारमैया को काफ़ी इन्फ्लुएंस किया। उन्होंने पब्लिक मीटिंग्स में रोहिणी के काम की तारीफ भी की। 2018 आते आते रोहिणी एक फायर ब्रांड ऑफिसर की छवि में ढल चुकी थी। एक किस्सा है, इसके बाद इन्हें मीडिया हेडलाइंस में लेडी सिंघम और फायर ब्रांड आईएएस का
एक उपनाम दिया जाने लगा। वाकया है 2018 का। कर्नाटक विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान हो चुके थे। इसके साथ ही पूरे प्रदेश में MCC माने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो गया था। तब हासन की डिप्टी कमिश्नर और जिला निर्वाचन अधिकारी रोहिणी सिंधूरी ही थी। एक दिन इंस्पेक्शन पर उन्होंने देखा कि जनता दल सेक्युलर के जिला प्रभारी और मंत्री ए मंजू सरकारी PWD इंस्पेक्शन बंगले का इस्तेमाल चुनाव के काम के लिए कर रहे हैं। नियमों के मुताबिक यह आचार संहिता का स्पष्ट उल्लंघन था। रोहिणी ने इस पर तुरंत एक्शन लिया और मंत्री के उस कार्यालय को सील कर दिया। साथ ही मंत्री और PWD विभाग को नोटिस भी जारी किया। कारण बताओ ऐसा क्यों हुआ? उन दिनों इस खबर को खूब फुटेज मिली थी। हालांकि ऐसे एक्शन के बाद नौकरशाहों को तबादले की मार भी झेलनी पड़ती है, जो कि रोहिणी के साथ भी बीते 1.5 दशक में कई बार हुए। खैर, ऐसे एक्शन से अपनी छवि फायरब्रांड जैसी बनाने वाली IAS रोहिणी अब कोर्ट और सरकार के रडार पर हैं। जैसा कि हमने बताया कि इस मामले में अभी कोर्ट ने राज्य सरकार को केवल प्रोसिक्यूशन की परमिशन दी है। अब आगे ACB इस मामले पर क्या एक्शन लेती है, IAS रोहिणी सिंधूरी का क्या होता है, वो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। आप इस पूरे मामले को सुन चुके हैं, तो आपकी अपनी क्या राय है, अपनी क्या सोच है, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को शूट किया हमारे साथी इरशाद ने। मेरा नाम शुभम है और आप देखते रहिए खबरगांव।